हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, स्टॉकेज और ईलन मार्केट्स का फाउंडर। दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूं 57th फेस टू फेस वीडियो में। मुझे बहुत मजा आया ये सारे वीडियो रिकॉर्ड करने में, इतना लर्निंग मिला है। आशा करता हूं दोस्तों आपको भी उतना ही मजा आया होगा और आपको उतना ही लर्निंग मिला होगा। बट आज की वीडियो में भी हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि एक कंसेप्ट है मल्टीपल एसेट्स का ट्रेडिंग करना साथ में, जिसको हम बोलते हैं इंटर एसेट ट्रेडिंग या मल्टी एसेट ट्रेडिंग। उस कंसेप्ट में आप इक्विटी में भी ट्रेड करते हैं, कमोडिटीज में भी करते हैं, करेंसी में भी करते हैं, बॉन्ड मार्केट में भी करते हैं, क्योंकि आप मानते हैं कि ये सारे मार्केट रिलेटेड हैं। इक्विटी मार्केट अपने आप में स्टैंड अलोन मूव नहीं करता है। बाकी सारे एसेट क्लास, चाहे कमोडिटीज हो सकता है, चाहे करेंसी हो सकता है, चाहे बॉन्ड मार्केट, वो सब भी मूव करते हैं, जिसके कारण एक दूसरे में इनका इंपैक्ट आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंटर मार्केट रिलेशनशिप, जो कि मल्टी एसेट ट्रेडिंग में लोगों को हेल्प करता है। जो लोग अभी मार्केट में आए हैं, जो नया नया मार्केट को सीख रहे हैं, आप टेक्निकल सीख रहे होंगे, आप इक्विटी मार्केट में आए हैं तो इक्विटी मार्केट का मूवमेंट देख रहे होंगे। बट मैं आपको ये बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैंने चालू किया था कमोडिटीज से, फिर मैंने करेंसी में प्रोग्रेस किया, फिर मैंने इक्विटी को देखा। ये जो डोमेन है, अगर आप मल्टीपल फाइनेंशियल एसेट्स को समझ लें और उनके बीच रिलेशनशिप जो है उनको अगर आप प्रॉपरली समझ लें, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि यू विल बी अ मच मच बेटर ट्रेडर एज वेल एज इन्वेस्टर इन मार्केट। So today I have a guest who has more than probably almost 25 years of experience in market. He has worked as a research head in a very, very large broking firm, has phenomenal experience of being in the market. So today I have Mr. Rohit Srivastava with me, and we are going to learn from him the whole art of analyzing multiple assets. Hello, Rohit sir. Hi. Really happy to be here. So rather than investing too much time on my chatter, I want you to introduce yourself first, because I know you, but I think other people should also know you, and then we straight away get into the wisdoms from you. So like you said, I've been a pretty long time in this market. I got interested at a young age. Started out as anybody who wants to make money in the market. So you come to the market, you start to look at कि market कैसे चल रहा है, किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है। तो आप फंडामेंटल रिसर्च भी करते हो, टेक्निकल रिसर्च भी करते हो, इकोनॉमिक रिसर्च भी करते हो। बट ये तीनों के बीच में जो लिंकेजेस हैं, वो समझने की कोशिश शायद बहुत कम लोग करते हैं। ज्यादातर जो लोग फाइनेंशियल रिसर्च फील्ड में आ जाते हैं, वो या तो हार्डकोर फंडामेंटलिस्ट बन जाते हैं, टेक्नीशियन बन जाते हैं, फिर वो एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठाते हैं, या फिर बिल्कुल ही इकोनॉमिस्ट हो जाते हैं, जो कि दे ओनली लुक एट इकोनॉमिक नंबर्स, अगले साल जीडीपी क्या आएगा। बट ये सब लिंक कैसे होता है, ये चीज समझने के लिए मुझे कुछ टाइम लगा। कोर इसमें एक थीसिस थी जो कि एलियट वेव एनालिसिस की आती है, बट ये चीज हर चीज को लिंक कैसे करती है, ये सोचने पे आई थिंक मैं मजबूर हो गया एक टाइम पे। और कुछ इसमें डेटा और सिस्टम्स जो अवेलेबल थे, उन पे बहुत डिटेलिंग नहीं की गई थी। मतलब कोई भी टेक्निकल बुक आप अगर उठाओगे, उसमें इस चीज के बारे में बात जरूर की गई है, बट किसी ने भी बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कि इस चीज को करना कैसे है। तो धीरे धीरे जैसे मैंने ईच फील्ड को एक्सप्लोर किया, आइडियाज आते गए, और 2008-9 के टाइम एक पर्टिकुलर वेबसाइट मुझे मिला जहाँ पे उन्होंने अमेरिकन मार्केट पे उस चीज को काफी डिटेल में अप्लाई किया था, और उससे मुझे एक आइडिया मिला कि ये तीनों चीजों को कैसे मैं जोड़ता जाऊं। शेर खान में भी मैं जब आया, फंडामेंटल रिसर्च देखा, बाद में आई वाज एबल टू इवन हेड द रिसर्च डिपार्टमेंट। तो उन्होंने जिस तरह रिसर्च को अलग अलग कैटेगरीज में डाला हुआ था, वो मुझे समझ में आया कि वो कोर एलियट वेव एनालिसिस के साथ कैसे लिंक होता है। क्योंकि एलियट वेव एनालिसिस में हम लोग क्या सीखते हैं कि इट इज नॉट जस्ट अ फोरकास्टिंग साइंस, बट एक बिहेवियरल साइंस है। वो ये देखता है कि हर स्टेज में बिहेवियर किस तरह का है, और किस तरह या तो इकोनॉमी कैसे रूप ले रही है उस समय पे, या बिजनेसेस कैसा रूप ले रहे हैं। तो जब आप फंडामेंटल को क्लासिफाई करते हो अलग अलग कैटेगरीज में, वेदर इट इज अ वैल्यू स्टॉक, ग्रोथ स्टॉक, और वो चीज फिर वो वेव थ्योरी के साथ कैसे कोरिलेट होती है, वो समझ में आने लगा।
और फिर कई साल बाद लेके से 2007-8 में इकोनॉमिक साइकिल्स के साथ कैसे कोरिलेट होता है वो समझने आने लगा, और वो सब मैं अपने ब्लॉग पे लिखता गया हूँ और लिखता आता हूँ, जो कि indiacharts.com है। सही है। सो आप यू स्टार्टेड एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट, सो फंडामेंटल इज लाइक गेटिंग डीप डाइव इनटू द कंपनीज, राइट? और फिर आपने एलिट वेव को अडॉप्ट किया बिकॉज आपको कुछ उसमें आपके होल फंडामेंटल स्टडी में कहीं ना कहीं कुछ कमी नजर आई, तो आपने एलिट वेव थ्योरी को अडॉप्ट किया। ये मेरे को रिलेशनशिप नहीं इतना समझ में आया, कैन यू प्लीज इलैबोरेट दिस? हाउ कैन अ फंडामेंटल एनालिस्ट गेट इनटू एलिट वेव? सो आई डिड अ बिट ऑफ बोथ। मतलब शुरू शुरू में चार्ट्स भी देख रहा था, ऐसा नहीं कि सिर्फ फंडामेंटल, तो फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स आई वाज डूइंग साइमल्टेनियसली। तो मैं साथ में चार्ट्स भी बनाता गया, जब चार्टिंग सॉफ्टवेयर नहीं थे तो स्कूल की जो ग्राफ बुक्स होती हैं ग्रीन कलर की, उनमें लाइन खींच खींच के डेली चार्ट्स बनाते थे। और हर कंपनी जिसको मैं लेने वाला हूँ उसकी बैलेंस शीट खोल के या उसके 4 साल के नंबर देखना जरूरी लगता था मुझे। फिर समझ में नहीं आता था कि उसमें नंबर है नहीं है, कैसे आने चाहिए, वो चीज समझने की कोशिश रहती थी। हम्म 1995 तक ये चीज बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती थी। आप नंबर जरूर देखते हो, बट आपको लगता है कि ये कंपनी में प्रॉफिट है, फिर भी स्टॉक कई बार नुकसान में चला जाता था। हम्म 95 90 में सब सेबी ने एक बहुत अच्छी चीज करी कि उन्होंने बोला कि हर कंपनी को अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट पब्लिश करना है। और राइट। उस चीज से सब कुछ साफ साफ नजर में आने लगा कि आप अगर अकाउंट्स में खेल भी रहे हो और आपने सिर्फ बैलेंस शीट में कैश फ्लो स्टेटमेंट एक पेज है वो खोल के उसको अगर समझ लिया, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कंपनी अगर प्रॉफिट दिखा रही है उसमें सच में पैसा आ रहा है कि नहीं, और पैसा हम्म आ भी रहा है वो बोरो करके आ रहा है कि एक्चुअल बिजनेस में से आ रहा है, और या फिर वो सिर्फ क्रेडिटर्स डेटर्स के साथ खेल के प्रॉफिट दिखा रहा है। तो ये सब हम्म चीजें आपको बस वहां एक ही शीट से पता चल जाती है, उधर से आप फिर बाकी रिसर्च कर लो कि ये नंबर है तो ये क्यों है, ये नंबर है तो ये क्यों है। तो दैट बिकेम आई थिंक वन मेजर स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग कि कौन सी कंपनी सही है और कौन सी नहीं है, किसको देखना भी चाहिए कि बिल्कुल ही नहीं देखना चाहिए। अब इसी चीज में अगले दौर में आप सोचते हो कि चलो फंडामेंटल्स है बट फिर भी स्टॉक चल नहीं रहा है, तो दैट इज हम्म वेरी टेक्निकल्स का। और वो अलग फेजेस क्या है, तो 99 टू 2000 में मैंने सबसे पहली बार एलियट वेव को अडॉप्ट किया। और वो ओके। भी इसलिए किया कि जो क्लासिकल बेसिक टेक्निकल्स में कई सालों से कर रहा था, उसमें मैंने देखा कि एक फेलियर रेट भी है कि इफ यू आर जस्ट यूजिंग ट्रेंड लाइंस, मूविंग एवरेजेस, अगर आप सिर्फ एक सिंगल इंडिकेटर यूज करते हैं, और ये चीज हम हम्म कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग में भी देखते हैं कि अगर आप कंप्यूटराइज मॉडल रन करो और बोलो कि कंप्यूटर जी आप मूविंग एवरेज के बेसिस पे बाय और सेल करो, तो आप देखोगे कि उसमें 50 to 55% ऑफ द ट्रेड्स आर रॉन्ग, विच मीन्स हम्म नुकसान, हम्म और 40% ट्रेड्स विनिंग रहते हैं। तो अगर कोई कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम पैसा कमाता है वो इसलिए कमाता है कि विनिंग ट्रेड्स पे ज्यादा कमाए और लूजिंग ट्रेड्स पे कम गवाए, तो दैट राइट। बिकम्स द मॉडल कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। So similarly, if I'm only using classical technical analysis or if I'm using only a few tools, you never know when those tools are going to fail and when they are going to succeed जी। because they are not opinion. क्लासिकल टेक्निकल्स में ओपिनियन आप कैसे लिखते हो, अगर भाव बढ़ रहा है तो तेजी है, अगर भाव घट रहा है तो मंदी है। इसमें आप ये नहीं हम्म बोलते हो कि तेजी हो सकती है, दैट इज नॉट देयर। So if the moving average is rising, so it means the trend is up till it is rising. So till it हम्म doesn't turn down, you don't have a forecast or an outlook. जी। That is the big that Elliott wave theory brings in. Elliott wave theory जो एक behavioral model है, वो मॉडल करता है कि भाव जो है एक तरीके से हर बार रिपीटेडली बिहेव करते हैं, और हम्म रिपीटेडली इसलिए बिहेव करते हैं क्योंकि जब एक मार्केट में बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं और वो बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, देन दे आर अ क्राउड। ओके, तो जब एक क्राउड एक साथ आ जाता है तो क्राउड बिहेवियर जो है, कोई भी बाहर से आप उसमें स्टिमुलस डाल दो, कोई भी चीज आग लगा दो, बम फूट जाए, तो क्राउड बिहेवियर सेम ही रहने वाला है, वो क्राउड उसी हम्म तरह रिएक्ट करने वाला है। तो सिमिलरली जो भाव है मार्केट में, जब लार्ज क्राउड्स आर पार्टिसिपेटिंग, भाव एक ही पैटर्न से रिपीटेडली चलता है, चाहे वो आपका आर्ली चार्ट हो, डेली चार्ट हो, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, कोई भी टाइम फ्रेम, 50 साल की व्यू ले सकते हो, 100 साल का व्यू ले सकते हो, वही बिहेवियरल पैटर्न हर डिग्री पे रिपीट हो रहा है। और उस वो जो पैटर्न है उसका नाम उन्होंने दे दिया है एलियट वेव, एलियट वेव प्रिंसिपल या एलियट वेव थ्योरी का पैटर्न है। 5 वेव्स अच्छा। एक ट्रेंड के डायरेक्शन में और 3 वेव्स ट्रेंड के अगेंस्ट चलता है, और उसके बेसिस पे हम लोग फोकास्ट कर पाते हैं कि ये भाव अगर इधर से इधर इस पैटर्न से आया है तो आगे कहां तक जाएगा
और ऊपर भी जाएगा कि नहीं या नीचे भी जाएगा। और उस चीज को जब हम लोग क्लासिकल टेक्निकल्स के साथ मिक्स करते हैं, then we have two things. One is we have a forecast, and then we have the tools to execute that forecast. And that's अच्छा how total technical analysis comes together. It is not कि सिर्फ मैं एक चीज कर रहा हूँ, कि सिर्फ कैंडल स्टिक्स देख रहा हूँ, कि सिर्फ मूविंग एवरेज देख रहा हूँ। मैं सब कुछ देख रहा हूँ। मैं कैंडल भी देख रहा हूँ, मूविंग एवरेज भी देख रहा हूँ, और एलियट वेव एनालिसिस भी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे व्यू भी चाहिए और मुझे इस व्यू को लेके एग्जीक्यूट करना है मार्केट में। उसके लिए पूरे जो मोमेंटम इंडिकेटर्स और टूल्स हैं और सिग्नल्स हैं वो काम आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एलिट वेव तो देखिए साइंस बहुत ही डीप है, और आप, लेकिन आप जिस हिसाब से बता रहे हैं मुझे अभी सिंपल ही लग रहा है, पर वो तो हम आपसे सीखेंगे ही। आप एक वेबिनार भी ले रहे हैं इलन मार्केट्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दैट वेबिनार। तो सितंबर में होगा, तो उसमें हम एलिट वेव आपसे डिटेल में सीखेंगे। बट आज ना मुझे और बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मुझे लग रहा है कि बड़ा एक्साइटिंग है, एंड इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, इज द अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस एसेट क्लास। तो चलिए उस डिस्कशन पे थोड़ा सा घुसते हैं। तो आई विल मेक यू दी होस्ट, आप प्रेजेंट करिए। तो मैं एक पीपीटी खोलता हूँ। इसमें एक सिंपल सा चार्ट है पहले, और जी मैं एक सिंपल से चार्ट को एक्सप्लेन करता हूँ और इसका बेसिस भी बताता हूँ। मैंने शुरू में बताया कि बहुत बहुत सारी जो टेक्निकल बुक्स हैं उसमें इस साइकिल के बारे में बात किया गया है, जिसका नाम पड़ गया है कॉन्ड्राटाइव साइकिल। ये कॉन्ड्राटाइव ओके जो है बहुत ही मुश्किल वर्ड दिखता है, बट इट इज द नेम ऑफ अ रशियन इकोनॉमिस्ट। कि अच्छा रशियन इकोनॉमिस्ट ने क्या किया कि उसने स्टडी की कि जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो कि 50-60 साल या 70 साल के ऊपर होता है, ये किस हम्म तरह होता है, क्यों होता है, और वापस कैसे आता है, और ये साइकिल वापस रिपीट होती है। ओके अब रशियंस को उस टाइम पे, बिकॉज इट वाज अ कम्युनिस्ट स्टेट, लगा कि ये शायद कैपिटलिस्ट आदमी है, उसको साइबेरिया में जाके उड़ा दिया। पर उसकी जो अच्छा थियोरीज हैं वो कई अमेरिकन बुक्स ने पिकअप किया, और हर बुक में एक पेज डाल देते हैं, दिखाते हैं कि देखो ये इस तरह है, बट उसके बारे में उसके आगे कुछ लिखा नहीं गया था। इसके अंदर जब हम लोग जाते हैं डिटेल में, तो समझ में आता है कि ये क्या चीज है। इसका जो बिगेस्ट क्रिटिक है ये है कि शुरू में लोगों को लगा कि ये शायद 50 साल का साइकिल या 60 साल का साइकिल है। तो जैसे हम्म 2000 2000 में सामने आया, जब टेक बबल एंड हुआ, तो हम्म लोगों को लगा कि शायद यही शुरुआत है, यहाँ से विंटर फेज एक आएगा, जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है। और वो हम्म विंटर फेज आए तो लोग कहते थे ये 50 साल का साइकिल है, ये काम नहीं करता है। बट इट्स हम्म रियली नॉट अ 50 ईयर साइकिल और 70 ईयर साइकिल और 90 ईयर साइकिल। इट इज अ साइकिल हम्म ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम स्टार्ट हम्म टू एंड, इररिस्पेक्टिव कि उसको 50 साल लगे या 70 साल लगे। दे आर अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट फॉलो वन आफ्टर द अदर। तो इस हम्म सीरीज ऑफ इवेंट्स को निकोलाई कॉन्ड्राटाइव ने, और नाउ वी आल्सो कॉल इट द लॉन्ग वेव, सो दैट इज द इजी वर्ड टू यूज इंस्टेड ऑफ कॉन्ड्राटाइव। तो लॉन्ग वेव थियोरी में इकोनॉमिक साइकिल 4 फेजेस में बट जाती है। ओके, और ये 4 फेजेस को हम लोग ने सीजन्स के नाम दे दिए, स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर। तो स्प्रिंग एक पीरियड होता है जबकि इकोनॉमी बिल्कुल ही नीचे, बॉटम फ्लैट होके, मतलब डिप्रेशन से उठ के शुरू होती है और तेजी से फिर आगे आगे धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ये करीब 30-40 साल के लिए चलता है। और ओके और ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं आपने जो एसेट क्लासेस की बात की है ना, उसका पूरा जो सोल्यूशन है वो इसके अंदर है। अच्छा तो इसलिए ये चीज मैं बता रहा हूँ। हाँ तो उसके बाद समर फेज आता है। समर फेज एक होता है कि जब कई सालों से आप ग्रो कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, तो जाके आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, और हम्म इन्फ्लेशन को फिर कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाते हैं। हम्म ओके, अब ये फेज जो है, ये टाइम पे, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो डेट बेस्ड है, दुनिया भर में आज डेट बेस्ड है। हम्म आप एक एक्स लेवल ऑफ डेट पे रहते हो, फिर आपको और मनी क्रिएट करना है, योर M3 गोज अप, फिर इकोनॉमी एक्सपैंड्स, देन M3 गोज अप, इकोनॉमी एक्सपैंड्स। ये एक साइकिल है, तो ये ग्रो होता ही जाता है। तो जब हम्म आपका डेट टू जीडीपी रेशियो जो है, जब आप एक कंट्रोलेबल लेवल पे रहता है कि इट्स 50% या 60%, तो दैट स्टेज इज वेर यू गो थ्रू स्प्रिंग, देन यू रीच समर। तो डेट लेवल्स आर नॉट वेरी हाई, बट जब आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हो तो इकोनॉमी थोड़ी स्लो हो जाती है, तो एक फ्लैटनिंग पीरियड आती है, विच इज वाई ऑन द स्क्रीन यू सी दैट समर इज अ फ्लैटनिंग पीरियड। तो ये हम्म फ्लैटनिंग पीरियड में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है, इकोनॉमी थोड़ी स्लो हो जाती है, और जैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है तो ऐसा लगता है कि हमने इन्फ्लेशन पे काबू पा लिया है। ओके, हम्म तो इन्फ्लेशन पे काबू पा लिया है करके एक नई तेजी शुरू होती है। ये तेजी जब शुरू होती है, इसमें इंटरेस्ट रेट्स भी कम रहते हैं, लोग बोरो हम्म करते हैं, कंज्यूम हम्म करते हैं, और हर एसेट क्लास इसमें प्रॉस्पर करता है। और इसको हम कहते हैं, दिस इज ऑटम बुल मार्केट। तो ये ओके ऑटम बुल मार्केट बबल बनता जाता है, बनता जाता है, जब तक कि
द डेट इज नॉट सस्टेनेबल, डेट बहुत ज्यादा हो गया होगा, और वहां से फिर एक विंटर फेज आता है जबकि वो डेट को अनवाइंड करना है, राइट ऑफ करना है, बेल आउट करना है, जो कि कई चीजें हम लोग करीब 5-10 सालों से सुनने लगे हैं। इसके पहले ये सब चर्चा होती नहीं थी कि डेट प्रॉब्लम है या किसी को बेल आउट करना है या पैसे देने हैं। ये प्रॉब्लम एग्रीवेट होती जाती है ऑटम के बाद विंटर के फेज में। तो ये पूरा 50-60-70 साल का साइकिल है। अब इसमें होता क्या है, मैंने जैसे बताया, जब इकोनॉमी ग्रोथ ये स्प्रिंग के फेज में, वो ग्रोथ कैसे आती है, वो ऐसे आती है क्योंकि एक पुराने विंटर फेज से आई है। उस फेज में इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए मॉनेटरी एक्सपेंशन अडॉप्ट होता है, इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जाता है। तो जब इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी वेरी लो इन द बिगिनिंग, but as the growth keeps going on, because of the monetary effect, inflation starts to rise and interest rates also starts to rise behind that. In other words, स्प्रिंग के फेज में इक्विटी प्राइसेस बढ़ती हैं, इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ती हैं, मतलब बॉन्ड प्राइसेस नीचे जाते हैं, ओके, और इन्फ्लेशन भी होता है, मतलब कमोडिटी प्राइसेस गो अप ग्रेजुअली। एंड ऑफ द स्प्रिंग, end of the spring is when all the money creation causes a lot of inflation, so you get double digit inflation and then you get very high interest rates, जो कि यूएस ने 1970s में विटनेस किया और इंडिया ने 1990s में विटनेस किया। करीब 10-15 साल का लैग है इंडिया और यूएस के अंदर, प्रोबेबली बिकॉज इंडिपेंडेंस हमारा पिछले साइकिल जो कि 1930-40 से यूएस के लिए शुरू हुआ, आर इंडिपेंडेंस वाज 1950, मे बी आई एम थिंकिंग दैट इज वन ऑफ द रीजंस फॉर द लैग इफेक्ट। बट ये 10-15 साल का लैग है कि उधर जो साइकिल में हो रहा है हमारे यहाँ 10-15 साल बाद होता है। और यूएस का फिर 1980 से ऑटम फेज जो शुरू हुआ, दैट हैपेंस ऑन व्हाट, फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स, राइजिंग इक्विटीज, ओके। फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स मींस बॉन्ड प्राइसेस आर गोइंग अप एंड इक्विटीज आर गोइंग अप। तो स्प्रिंग के फेज में वी सॉ इनवर्स कोरिलेशन बिटवीन इक्विटीज एंड बॉन्ड्स, ऑटम के फेज में वी आर सीइंग डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन इक्विटीज एंड बॉन्ड्स, ओके। So these are two things that completely are different. बट ये चीज क्योंकि अभी भी 10-15-20 साल से चल रही है, तो एक बिलीफ सिस्टम हो जाता है कि बॉन्ड यील्ड्स और इंटरेस्ट रेट इस तरह चलते हैं, बट वो अलग अलग फेजेस में अलग तरह से चलते हैं। और बाय द टाइम यू एंटर द फेज अगेन, यू हैव इंटरेस्ट रेट्स गो डाउन, देन दे पिक अप अगेन लेटर ऑन। But during the winter phase, equity prices go down, but gold does very well because the government is continuously trying to expand the economy and bring it back into a working shape. So, so commodity prices and specifically gold tend to do well in the winter phase, or in the summer phase, जब inflation बहुत ज़्यादा हो जाता है, at that time commodity prices and gold tend to do well. So two phases where gold in commodities do really well is here in the midst of summer, late spring and into summer, and then late autumn and into winter. Right. Other periods of time, equities do better than precious metals, and bonds and equities are either directly correlated or inversely correlated in the autumn or the spring. तो ये अब correlations हमें पता चल जाती है कि किस फेज में हमें किस एसेट क्लास में होना है। सर इसमें मेरे एक दो क्वेश्चंस है जी, सॉरी मैं आपको बीच में बॉदर करता रहूंगा विद माय क्वेश्चंस। आप करना जरूरी है। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो ऑटम जब चालू होता है तो समर्स का जो एंड होता है, जो थोड़ा उस समय लग रहा होता है कि यार थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड, और शायद उस वक्त इंटरेस्ट रेट वापस नीचे जाने का एक जब फेनोमेनन चालू होता है, दैट लीड्स टू ऑटम गेटिंग जनरेटेड। यस, ओके, और इसीलिए बॉन्ड मार्केट और इक्विटी मार्केट दोनों परफॉर्म करते हैं उस वक्त। यस, ओके, और एक सिनेरियो मार्केट में आता है, एंड आई थिंक क्योंकि ये पुराना कंसेप्ट है और उस समय जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने डिफाइन किया था, मुझे नहीं पता कि उसमें लिक्विडिटी को कितना इन लोगों ने अकाउंट फॉर किया था। जैसे एक सिनेरियो है जहां पर अभी सिस्टम में पैसे बहुत है, जिसमें गोल्ड भी परफॉर्म कर रहा है, बॉन्ड भी परफॉर्म करेंगे और इक्विटी भी परफॉर्म कर रहा है, तो वो कौन सा फेज हुआ, या वो अनडिफाइंड फेज है अभी? नहीं, अनडिफाइंड तो नहीं बोलूंगा। ये जो फेज है, इट इज समवेयर in the late stages of autumn into winter. See, like I said, that in the spring inflation starts to happen, so commodity prices start to do well, and even when this is happening, it's still doing well because so there is a lead lag effect. मतलब bonds
और कमोडिटीज में एक लीड लैग इफेक्ट होता है कि बॉन्ड मार्केट स्पीक फर्स्ट, देन इक्विटी स्पीक एंड देन कमोडिटी स्पीक. सो कमोडिटीज आर यूजुअली लास्ट. सो फॉर एग्जांपल, इफ इक्विटी स्पीक ओवर हियर, then commodity prices peak after that, and bond prices peak much before, and then this cycle goes down, then this cycle goes down, then this cycle, then this one picks up first, then this one picks up, then this one picks up. तो तीनों में एक लीड लैग आता है. तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है कि commodities are starting to pick up, but we are in a phase where equities and commodities both are doing well. Okay, यही चीज अगर बहुत ही माइन्यूट फेज में जाके देखेंगे, 2008 में जब शेयर बाजार जनवरी 2008 में इंडिया में टॉप बना, यूएस में अक्टूबर 2008 में टॉप बना. ओके, गोल्ड में टॉप बनना मार्च में, करीब 3 महीने बाद. ऑयल में टॉप बना जून ऑफ 2008 में, करीब 6-8 महीने बाद. तो देयर इज दैट लीड इफेक्ट कि इवन दो इक्विटी प्राइसेस टर्न हो गई थी नीचे की तरफ, कमोडिटी प्राइसेस फिर भी बढ़ रही थी, क्योंकि पूरा पैसा जो है एक तरफ से, एक एसेट क्लास से दूसरे एसेट क्लास में शिफ्ट होता है. और देन लेटर आफ्टर दैट एवरीथिंग वेंट डाउन. सो देयर वाज अ फेज गोइंग डाउन. राइट. इंटरेस्टिंग. चलिए सर, आगे चलिए, क्योंकि मेरे और भी क्वेश्चंस आगे वाले स्लाइड में हो सकता है जवाब उनके हों आपके पास, तो आगे चलते हैं. तो ये मैंने बहुत ही मैक्रो लेवल पे इस चीज को समझा दिया. इसका एक बहुत ही स्लाइड है, उसमें मैं बहुत अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने ऊपर से वो चीज बता दी है. और ये लॉन्ग वेव ग्रुप करके एक वेबसाइट है, जिसको अगर बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, दे कैन गो टू longwavegroup.com एंड फाइंड दिस मटेरियल ओवर देयर. उन्होंने हर एक फेज जो मैंने अभी बताया, हर एक फेज अलग अलग एसेट क्लासेस पे क्या असर करता है, इस चीज के बारे में लिखा हुआ है. और मैंने इसी चीज को लेकर इंडियन इकोनॉमी पे अप्लाई करके आई राइट समथिंग कॉल्ड दी विंटर रिपोर्ट, द इकोनॉमिक विंटर रिपोर्ट, इन विच आई राइट कि इंडिया इन चीजों में कहां पर है. तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये इंटरेस्टिंग हो जाता है. सो आई विल जस्ट ट्राई टू शो यू what happens to these same factors in the short term. क्योंकि ये मैंने बहुत ही माइक्रो पिक्चर दिया जो कि इन्वेस्टर्स के काम आता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो कि 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सोचेंगे कि चलो मैं इक्विटी में रहूं कि मैं गोल्ड में रहूं. ओके, एंड इस चीज के लिए सिंपली प्लॉट समथिंग लाइक गोल्ड टू सेंसेक्स फॉर एग्जांपल. ये किसी ने कोई बहुत ही कम लोग करते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट डज इट एक्चुअली look like, and I'll take MCX, so that's in Indian prices. So this is a ratio of Sensex to gold because it has more history. Sensex का history 1979 तक है, और सोने का भी history मैंने backdate किया हुआ है international prices से. तो ये चार्ट पे जब आप देख रहे हो तो आपको दिखता है कि equity prices were outperforming gold from year on a long term basis. ये Sensex divided by gold है क्या सर? Sensex divided by gold. ठीक है. Okay. So it shows outperformance of Sensex relative to gold till 2008 on a bank level. उसके बाद जो 2008 का हाई है, ये रेशियो निकाल नहीं पाए. Although you do see equities outperforming here in a short period, but from 2008 it made a lower high, and now it's actually dropping. Okay. So these are all signs of you shifting from the autumn phase to the winter phase, where gold and inflationary assets tend to do better than equity prices. It becomes very, very difficult to beat inflation. This is the phase that we are right now witnessing. Now, this has long-term effects. So this is where when you see this kind of a ratio change, you want to have some amount of your gold in your asset or in your portfolio. Right. So, and people who are more interested in further upside, they end up, instead of gold, they go for gold mining companies, जो कि इंडिया में बहुत ही कम listed हैं. तो यूएस में देखना पड़ता है, but इंडिया में there are a couple of funds from Kotak or from DSP which are investing in US gold mining companies. So those are actually of interest to people who want a higher return from just underlying gold. Otherwise, having some gold as a hedge against inflation becomes an important part during this phase. Okay. सर, इसमें आपने बात बोली तो बस मेरा मन कर गया ये एक प्रश्न पूछने का. इसमें अभी वॉरेन बफेट साहब ने गोल्ड माइन कंपनी में स्टेक खरीदा है. तो लोग काफी उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि घूम फिर के आप भी गोल्ड में आई गए. बट पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट ही इज बाइंग गोल्ड माइन कंपनीज, ही इज नॉट बाइंग गोल्ड. तो उसमें एक थोड़ा छोटा सा पर्सपेक्टिव दीजिए ना आप अपना, फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो ऐसा होता है कि गोल्ड माइनिंग कंपनी के जो शेयर हैं वो गोल्ड के भाव के साथ ही बढ़ते हैं,
और दे आर ऑलवेज अ लीवरेज बेट। वो ऐसा है जैसे आप सोचो कि मैं हिंडाल्को लूं, तो हिंडाल्को में आप क्या खरीद रहे हो, आप कॉपर प्राइस नहीं खरीद रहे हो, आप कॉपर कंपनी खरीद रहे हो जो कि डेट लेके वो कॉपर माइन बनाता है। तो जब डेट लेके कॉपर माइन बढ़ाता है तो डेफिनेटली हिज शेयर प्राइस गोज अप मोर देन द अंडरलाइन, बिकॉज ही गेट्स एन इम्पैक्ट ऑफ द लीवरेज। सो सेम थिंग है गोल्ड माइनिंग, कि मैं अगर सोना खरीदता हूँ तो सोने का भाव अगर 20% बढ़ता है, तो गोल्ड माइनिंग का भाव जो है वो 3 times ऑफ दैट बढ़ेगा, मे बी 60%. Okay, समझ so गया, you get sense of maybe 3 times, 4 times, 5 times a higher return in the underlying stock than simply buying the commodity. सही है। ओके, तो ये लॉन्ग टर्म की सोचने के बारे में फैक्ट हो गया। अभी इससे हम धीरे धीरे शॉर्ट टर्म पे आएंगे, जो कि ट्रेडर्स के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड स्पेशली ट्रेडर्स हु आर इन दी कमोडिटीज और प्रेशियस मेटल्स ट्रेडिंग स्पेस, they have to continue to see what is happening in this single thing, which is the dollar. The chart है dollar index का dating all the way back to 1977, और इसमें what we see is that the dollar at a very broad level goes through multiple bull and bear phases. Okay, जी। so every time the dollar goes through a bear phase, it usually is positive for not only gold and silver, but also all the commodities, whether it's oil, whether it's copper, base metals, agro commodities, and so on. So you have had a couple of these phases even in the 70s. So when I talked about the counter-type cycle and we looked at the 70s में US में inflation आया था, that was from 1968 to 1980, this entire period when the dollar was falling. उसके बाद they raised interest rates, got inflation under control, and the dollar actually went up. Okay. Again, the recent period that everybody remembers, at least most recently, is 2001 to 2008, when gold prices went up, oil prices went up, commodity prices went up, emerging markets went up. This is also a phase which is associated with a falling dollar. Now, whenever you have a rising dollar, like whether you had it in the 1990s here or whether you had it in the 2010s over here, you will see that there are all types of crises. Commodity prices are coming down. Commodity producing countries like Brazil are in trouble. Zimbabwe is in trouble. Venezuela, oil producer, is in trouble. All this happens during periods where the dollar is going up. In the 1990s, we had Southeast Asian crisis, Russian crisis, and so on, long-term capital management. All those things happened during the rising dollar environment. Right. So because we are in a dollar-based currency environment, this trend becomes an important thing that most traders will track, not just from a asset class choice perspective, but also when you're trading commodities in the short term, it has a very, very direct impact on commodity prices. So you need to know what is the trend. My current sense, like here, for example, is that the dollar is going through another 7-year down cycle phase. So this is usually a good phase for, again, commodities, and we saw the worst of it right now. So you saw oil prices go almost negative in the futures market, but actually in spot it hit around $6 to $8. Copper made a similar low point, and now as the dollar is rolling over from an uptrend to a downtrend, you have seen the bottom in oil, you have seen the bottom in commodities, you saw a bottom in silver, and so on and so forth. All of them are going up, and accordingly now the interest has come back to precious metal stocks, mining companies, metal companies, and so on and so forth. तो ये पूरा एक ट्रेंड जो है गोल्ड से समझ में आता है, and even when they are trading short term, तो short term traders also need to track whether gold is going up or down. जहाँ पे भी थोड़ा भी ऊपर जाता है, for example there's a small rally, you will find that at that point of time there's a correction. ये चीज आप ओवरले करके भी देख सकते हो, क्योंकि आप अगर गोल्ड के फ्यूचर्स का चार्ट लोगे और इस चीज को इस पे ही हम लोग ऊपर डाल के देख लेंगे, तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा. Not very difficult to understand that when you see a falling dollar, you see rising prices of gold, and similarly other commodities. And so whenever there is a bounce back in this, then you see the opposite happen. Here you see this flat flattening out, you're seeing a consolidation going on. If this starts falling again, you see another rise here. This is what keeps happening. This is very tight correlation. These correlations are there long term also. So in a long time horizon, we can see that dollar bull markets, you saw an entire bear market here in gold. So for almost 2 years, it was falling during a period when the dollar was going up. Now, as it is starting to roll over, you're seeing a gold bull market come back. Right. Okay. Now, similarly, there is also an intercorrelation which is there between
bonds and equities. Now I mentioned कि bond market है और equity market है autumn phase में both go up. So that is true from a 50-60 year point of view. So 60 साल 70 साल में both bonds and equities in the US have gone up. This is a chart of the US Dow Jones Index at the bottom and the bond market at the top. Both are rising. Interest rate भी कम हो रहा है, equity भी बढ़ रही है. But very, very short term, bonds and equities in the US go through an inverse correlation. Okay. And the reason it happens is that whenever, and this is because a lot of the assets in the US are structured in a way कि जहाँ पे वहाँ पे जो funds हैं वो क्या करते हैं कि उनको जब इक्विटी एक्सपोजर बढ़ानी होती है वो बॉन्ड मार्केट का एक्सपोजर घटाते जाते हैं और ये बहुत ही सिस्टमैटिक प्लान होता है उनका मॉडल बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड कि ये चीज घटनी है तो ये चीज बढ़नी है और ये चीज घटनी है तो ये चीज बढ़नी है तो सिस्टमैटिक कई फंड्स जो है अपना पोर्टफोलियो एडजस्ट करते हैं स्पेशली दी इंश्योरेंस कंपनीज और द पेंशन फंड्स दे डू दिस एडजस्टमेंट ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस सो इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि व्हेनेवर यू गेट अ रैली इन बॉन्ड्स you get a sell off in equities. So short term mein there is an inverse correlation between the two of them. So now when we look at this short term, you see bonds are going up and equities are going down. And now when US equities are going up, then bonds are doing absolutely nothing. So they don't necessarily fall. ऐसा जरूरी नहीं है कि वो गिर जाएं, but they will stop performing. When one is performing, the other is not performing. They could fall or they go sideways. ये चीज repeatedly. सॉरी मैं बीच में बॉदर कर रहा हूँ जैसे अगर एक नॉर्मल मैं अपने यूजर्स लोग के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करना चाहूँ तो बॉन्ड मार्केट ऊपर जा रहा है इसका मतलब ब्याज दर जो है वहां पे वो नीचे जा रही है सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइसेस एंड इंटरेस्ट रेट नाउ अगर मैं उस लॉजिक से देखूं तो अगर ब्याज दर नीचे जा रही है तो वो तो इक्विटी के लिए अच्छा है क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनीज इज गोइंग डाउन तो इक्विटी प्राइसेस तो ऊपर जानी चाहिए तो जब ब्याज नीचे जा रहा है तो बॉन्ड मार्केट ऊपर जाएगा साथ साथ में इक्विटी भी ऊपर जाएगा क्योंकि बॉन्ड ऊपर जाएगा इसलिए स्ट्रक्चरली ऊपर जाना चाहिए बिकॉज ब्याज नीचे जा रहा है और इक्विटी क्योंकि कंपनीज की कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग या कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम हो रहा है तो आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या कि दोनों में थोड़ा लैग इफेक्ट होता है नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कोरिलेशन जो लोअर इंटरेस्ट रेट्स इज गुड फॉर इक्विटीज का होता है ना ये लॉन्ग टर्म होता है शॉर्ट टर्म में ये चीज अपने सिर्फ मतलब इट टर्न्स ऑन इट्स हेड बिल्कुल उल्टा है अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर डे टू डे ट्रेड कर रहा है अब आप सोचिए ये है बॉन्ड मार्केट ओके ये बॉन्ड प्राइस बढ़ रही है मतलब यहाँ थ्रू आउट दिस टाइम फ्रेम बॉन्ड यील्ड वेंट डाउन वेरी शार्पली बट इक्विटीज आल्सो वेंट डाउन वेरी शार्पली राइट पीपल डोंट टेंड टू अंडरस्टैंड दिस दे थिंक और ये प्रॉब्लम उनको हर मार्केट में आती है अभी मैं एक और दिखाऊंगा इंडियन वी कैन लुक एट इट फ्रॉम एन आईएनआर एंड टेक सेक्टर पर्सपेक्टिव आल्सो तो जो लोग रिलेट करेंगे क्योंकि हर बार वो सोचते हैं कि रुपी स्ट्रांग हो रहा है तो मतलब टेक सेक्टर ऊपर जाना चाहिए सो दैट हाउ फॉल्स दोस थियरीज या ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इक्विटी प्राइसेस घटते हैं सो दीज आर ऑल फॉल्स थियरीज they have no reality if you just plot two charts you can see that it is not true so ये चीज what happens is when there's a when we call this what we call this is a risk off environment what is risk off risk off means कि equity investors in the US डर गए तो उन्होंने अपना इक्विटी बेच दिया ये जिससे कि घट रहा है और वो इक्विटी का पैसा उन्होंने बॉन्ड में लगा दिया तो बॉन्ड प्राइस बढ़ ओके तो बिकॉज लाइक ऐसे कि दे आर डूइंग एन कंटिन्यूअस एडजस्टमेंट इन देयर पोर्टफोलियो ओके ये एडजस्टमेंट का रिजल्ट ये होता है तो इस यील्ड को देख के आप ये नहीं सोच सकते कि यील्ड घट रही है तो इट इज गुड फॉर स्टॉक्स यील्ड घट रही है मतलब बॉन्ड्स खरीद रहा है तो बॉन्ड खरीद रहा है आपने इक्विटी बेच रहा है समझ गया an asset allocation they cannot own only one asset they are doing an asset allocation करेक्ट है तो इसको दूसरे साइड से देखना पड़ेगा इट इज मोर ऑफ अ लिक्विडिटी ड्राइवर कि एक तरफ से पैसा निकल के दूसरी तरफ पैसा जा रहा है वो ब्याज वाला लॉजिक है वो फंडामेंटल लॉजिक है वो लॉन्ग टर्म में प्ले करता है समझ गया मैं सर यस तो ये चीज इसलिए मैंने बोला ना अभी मैं ट्रेडर्स पे आ रहा हूँ क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट थीम वो आप 50 साल के चार्ट पे आपने सोच लिया बॉन्ड इक्विटी साथ में चलेगा पर ट्रेडर के लिए वो लॉजिक नहीं बैठता है क्योंकि ट्रेडर्स को डेली देखना है तो वो उस लॉजिक में फंस जाते हैं ये यील्ड घट रही तो मार्केट क्यों नहीं चल रहा है सही है यही लॉजिक फिर लोग ऑयल या रुपी पे भी लगाते हैं एंड दैट्स वेयर इट इज आल्सो फॉल्सिफाइड और इसका भी रीजन है अब ऑयल प्राइस घटेगा या बढ़ेगा कब जब इकोनॉमिक एक्टिविटी
बट घटेगी या बढ़ेगी। इसका कहने का मतलब है कि if equity prices go up, it is a signal that the economy is doing well, and that means oil prices should rise, not the other way around. Okay. And this people find a little hard to absorb. And the reason these theories come up is because there are short periods of time when these correlations actually break. Okay. And those periods where those correlations break are more because of the lead lag effect, which we discussed earlier. कि जैसे 2008 में देखा कि oil prices continued to rise even after the top made in 2008. Okay. Right. So now I look at this in a short-term perspective. This is an entire phase where both equities and oil are going up. Right. Slightly ये वो medium to long term. 2008 वाला तेजी है जी। Yes, ये 2003 से 2008 का तेजी है. Both oil and equity are going up. The only place where the two are inverted is at the fag end of the cycle. Right. Is fag end of the cycle पे it usually becomes popular. There will be a lot of media articles saying कि oil price बढ़ गया इसलिए equity prices घट गए, which is actually not. This is just the lag effect of money shifting out of equities into commodities, and then eventually both are falling. Right. The truth is that both classes move up and down mostly together, whether it is here or whether it is here. So when you take a slightly bigger picture and look at the whole thing, you can actually call for a top or a bottom in both oil and equities together. The lead lag may be very minor, a few days, okay, almost very few days. And so here is another misconception between asset class. So oil prices bottomed in April and have bounced back, but so have equities, haven't they? So basically आप ये बोल रहे हैं कि traders should only focus on liquidity, कि पैसे कहाँ से आके कहाँ जा रहे हैं, या कहाँ हो सकता है दोनों एसेट में एक ही साथ जा रहे होंगे, और वो फंडामेंटल जो assumption है वो लॉन्ग टर्म के लिए सही है. Yes. Okay. तो आप सर, आर यू ट्राइंग टू सजेस्ट दैट जब हम इंटर मल्टीपल एसेट्स का रिलेशनशिप को देखें या कॉज एंड इफेक्ट निकालने की कोशिश करें शॉर्ट टर्म के लिए, कि डॉलर, जैसे एक सिंपल चार्ट कोई डॉलर का देख रहा है और उसको ब्रेकआउट नजर आ रहा है डॉलर के अंदर में, तो उसका इम्पैक्ट इक्विटी में किस तरह से आएगा, क्या वो जजमेंट बनाना इजी है? नॉट ऑलवेज. It will take some practice, क्योंकि इसमें स्टैंडअलोन सी ये मैंने एक ब्रॉड पिक्चर इसलिए दिया कि एटलीस्ट ये बेसिक अगर आप जान जाओगे तो इसके ऑपोजिट तो काम नहीं करोगे. अभी उस चीज को बहुत ही फाइन लेवल पे, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है 2 दिन 3 दिन के लिए काम कर रहा है, उसमें कई बार ये कोरिलेशन लीड लैग होता है और वहां पे फिर वो गलत भी हो सकता है. जैसे कि 4 दिन पहले लगा कि डॉलर घट रहा है, शायद कहीं पे ओवरसोल्ड होके बाउंस आएगा. ना वो डॉलर में जो बाउंस आया 2 दिन, डॉलर इंडेक्स सिर्फ 2 दिन ऊपर आया, इट वाज नॉट अ वेरी बिग बाउंस. उसमें कॉपर प्राइसेस नीचे आए, गोल्ड थोड़ा, सिल्वर थोड़ा, इक्विटी प्राइसेस में नीजक रिएक्शंस आ गए इस हफ्ते. बट किस एसेट में ज्यादा रिएक्शन आएगा, किस में कम आएगा, समटाइम्स इट कैन गो रॉन्ग इन द वेरी शॉर्ट टर्म, क्योंकि हर बार वही चीज सेम डिग्री से नहीं प्ले आउट होगी. बट डेफिनेटली इट टेल्स यू दैट यू नीड टू बी अ लिटिल aware that there is risk. Now, once you are aware that there is risk, if you are using some other technical tools, कोई भी indicators हैं या कुछ चीजें, और उसमें भी आपको वही risk दिख रही है, तो then definitely you can take action. ओके. मैं अपना क्वेश्चन को एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ, अलग तरीके से पूछता हूँ आपसे, कि अगर मैं इक्विटी में ट्रेडर हूँ, तो मैं इक्विटी का चार्ट देख के एक व्यू बना रहा हूँ. ओके. अब अगर मैं साथ में करेंसी और कमोडिटी का भी चार्ट देखना चालू करूं, तो क्या मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ता है कि मुझे कंफ्यूजन और ऐड हो जाएगा इसमें? नहीं, कंफ्यूजन नहीं ऐड होगा. The probability, I'll put it in another way, you will reduce the probability of going wrong. Okay. See, one thing is going right, because people, it's too easy to say I should be right 100% of the time. So that is not going to happen. Even the best of traders will be right 60-70% of the time, which means 30% of the time I am going to be wrong. I tell this to my followers upfront. I say I'm going to be wrong 30% of the time. This is fact. Right. It's not. Right.
we kept the end when I was at Sharekhan 18 years myself, and then later my entire team which I was managing there. My performance sheets for the team would be an Excel sheet where we looked at everything from how many trades are right, what is the average win per trade, what is the average loss per trade. Nobody crosses 70%. Right. Okay, Right. 30% of your trades are going to be wrong. The real challenge for traders is the psychology of managing yourself during that 35% phase. So सही है. it's more an emotional fight of how do you handle yourself when you go wrong, rather than saying that I'll never go wrong. But I can ensure that I am wrong less often, because achieving 70% is not easy. I can at least attempt to move from 50 to 60, 60 to 70. And for that, using these tools is going to be important. Okay, so then now what I've put on the screen, and the reason I did while we were talking is to put the USD INR and the Nifty on the same chart. Okay, so that we can actually look at that correlation, since you're asking about the dollar. And when we look at the dollar, we should look at our own currency in dollar terms. So USD INR is a look at our own currency in dollar terms. और जब USD INR में तेजी आती है तो इक्विटी में मंदी आती है, जब इक्विटी में तेजी आती है तो USD INR में मंदी आती है. However, टर्निंग पॉइंट्स जो होते हैं वहां पे कभी कभी लीड लैग इफेक्ट्स आ जाते हैं, एंड दैट समटाइम्स एक्चुअली टेल्स यू, it can actually tell you that something is changing, or it is it is wrong or right. So for example, you have a bot. So lead lag effect कहाँ पे आता है? ये तो फॉल है और ओके, करेंसी भी गिर रहा है, मतलब यूएसडी बढ़ रहा है और इक्विटी घट रहा है. बट इन द लेट स्टेज ऑफ दिस, इक्विटी इज मेकिंग अ हायर ट्रेंड, currency is also making a higher trend. इस चीज को टेक्निकल एनालिसिस में वी कॉल दिस इंटर मार्केट डाइवर्जेंसेस. ओके ओके. ये इंटर मार्केट डाइवर्जेंसेस जो है, जो कि हम सोना चांदी के बीच में भी देख सकते हैं, डॉलर और सोने में देख सकते हैं, और सिमिलरली हियर वी आर लुकिंग एट बिटवीन यूएसडी आईएनआर एंड इक्विटी. ये चीज हमें बताती है कि वेदर देयर इज अ कंफर्मेशन. तो मतलब अगर रुपी घट रहा है और इक्विटी साथ में नहीं घट रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है. And it may be an early sign that a trend reversal is going to happen. ये चीज बहुत ही शॉर्ट टर्म में भी कभी कभी काम आ सकती है, और कभी कभी मैं भी मिस कर जाता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रही है और मैंने ये चीज शायद 2 दिन पहले नोट नहीं की. मैं अपफ्रंट बता रहा हूँ. तो ये आप देख सकते हो इधर वेरी स्मॉल डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस. और ये आज लास्ट 4 दिन में मार्केट यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे जब यूएसडी आईएनआर और नीचे आया, इक्विटी ने सिर्फ 61% जितना ही रिट्रेसमेंट लिया, उससे ज्यादा नहीं लिया. एंड दिस वुड बी अ वेरी वेरी शॉर्ट टर्म सिग्नल कि कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, मार्केट साथ में नहीं जा रहा है करेंसी के. एंड दैट्स वेयर यू सॉ टुडे अगेन अ सेल ऑफ. नाउ टुडे ऑफ कोर्स you're not seeing a higher high either, but yes, this could have been a small indication. तो ऐसे इंडिकेशंस आते रहते हैं कई बार डिफरेंट एसेट क्लासेस में, एंड इट हेल्प्स यू चूज which ones you should be in, or what you should do in at least that particular asset class. So this is of course analysis of using different asset classes, trying to analyze what a particular asset will do. And the larger decision that we try to take is which assets should I actually be in. Okay, and that comes from having the bigger view in the dollar ki dollar kahan ja raha hai. So when the dollar is in a larger bear market, then I want to be in asset classes which are related to emerging markets, commodities, precious metals. राइट. सो रोहित सर, एक जनरल थ्योरी है मार्केट में कि अल्टीमेटली जो दुनिया भर में जो फाइनेंशियल एसेट्स में पैसे पड़े हुए हैं, वो कुछ हैंडफुल ऑफ हेज फंड्स है, उन्हीं के पास में वो पैसे पड़े हैं, और वो यही सोचते रहते हैं कि अभी कहाँ डालना है पैसा, अभी ऑरेंज जूस में डालना है, पोक बेली में डालना है, कि अभी कमोडिटीज में डालना है, कि इक्विटी में डालना है. सो फाइनली मनी इज चेजिंग राइट एसेट. एंड एक मल्टी एसेट ट्रेडर का रोल यही होता है कि ये पता करे कि कहाँ से पैसा निकल के कहाँ जा रहा है. तो ये हो गया मैक्रो लेवल पे एसेट. लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप नीचे जाएं तो वो चीज फिर सेक्टर लेवल पे भी आती है कि किस सेक्टर से पैसा निकल के किस सेक्टर में जाने की संभावना है. तो वो हम किसी तरीके से उस आर्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं कि ये दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स को देख के. शायद नहीं. दैट इज अ मोर डिफिकल्ट वन. क्योंकि ये पूरा एनालिसिस जो है, इट ओनली पॉइंट्स टू वेदर यू शुड बी इन इक्विटीज और यू शुड बी इन गोल्ड और वेदर यू शुड बी इन कमोडिटीज.
Now, if I try Okay. to do inter-sector, so it tells me about maybe metal sector and precious metal sector, but it doesn't really tell me about, say, pharma. It doesn't tell me about, I mean, it may tell me about agro. So I can judge that maybe sugar prices go up, and so I might like the sugar sector. But it doesn't tell me about, say, what will cement do, or many others that function, manufacturing, capital goods. So those things really, it may not tell me. What that may require is, again, going back to the economic cycles theory, whether you're in the spring or the autumn, and what kind of growth factors may be at force. So if you're for example, you're late in the autumn, you don't want to be in companies that have a lot of debt. Okay, so that was one of the theories that I was writing these economic winter reports for the last 5-6 years, and I was continuously focused on that. Any company that is on debt should not be touched. And that most of the carnage ended up happening in the last 3-4 years. So that's something you can come to know. So that's a different angle, but that doesn't mean whether any particular sector you need to be on. So a different kind of risk management we are able to do with this knowledge. Ji. So, okay. So let me just borrow this idea from you, and just one more, related question is कि अगर मुझे metals और stock के बीच में relationship निकालना है, और उस पे कोई strategy बनानी हो, कि suppose जैसे आपने हिंडाल्को का example लिया और copper है, तो वो दोनों के movement को अगर एक साथ chart में plot किया जाए, तो उसमें कुछ relationship दिख सकती है? Yes, you will see. So we can try and do that. It will just take a second. Yeah. And I'll take blank charts so that they are easy to see. So now we are looking at a chart of copper and Hindalco on the same chart. So related. Looks like very high correlation, huh? Has to be. The only variation which will happen is the same which I've said between every asset class, that at the fag ends or in between there will be short periods where that correlation breaks. Okay. So that's where we sometimes get caught that, okay, look at this. This is going up continuously. Okay. But this is still flat for a while. The advantage of that is that probably if you can determine that this trend is so strong, you might actually take a position in this trend. You know that this is going to catch up. सर ये नीचे वाला कॉपर है और ऊपर वाला हिंडाल्को है क्या? Because ऊपर वाला हिंडाल्को वही प्राइस पर सेम दिख रहा है. Yes. So it's very interesting that it is actually leading the way, because somebody may have anticipated कि ये होने वाला है. So sometimes markets can be like that. And now a traditional technique. I would always believe कि पहले कॉपर बढ़ेगा, फिर हिंडाल्को में इसका इम्पैक्ट आएगा. Yes. But a traditional technical analyst would have actually seen something like a triangle pattern over here, and that would have given him even more confidence कि triangle बन गया है, ये अच्छा pattern है और stock तो चल ही रहा है, तो you get a different kind of confidence in what is going on. And similarly at the fag end also you can see there'll be lead lags कि एक चीज पहले टॉप आउट हो जाएगी. जैसे यहाँ पे स्टॉक पहले घट गया, कॉपर प्राइस ने यहाँ दोबारा स्पाइक दिया इधर, बट प्राइसेस डिड नॉट रिएक्ट. So this is actually not 2010, this is 2011. So prices didn't react. So in a sense, the failure of stock to react to the price became a sign that something was not right. Okay. And then you can have divergence like this, where price, like you said, price is going up, the stock is still going down, and that kind of divergence can actually give you a trade. So अगर कोई इस तरह का ट्रेड स्ट्रेटजी पे काम करे, तो उसमें मार्केट रिस्क निफ्टी को छुए हैंडल करे या उसको छोड़ दे? It's a question of really concentration level कि how many assets you should be in. क्योंकि जो लोग कमोडिटी करते हैं तो उनको दिन रात कमोडिटी देखना पड़ता है, फिर दिन में इक्विटी चल रहा है. तो इट्स रियली अ क्वेश्चन ऑफ वेयर यू कैन मेक मोर मनी इन अ रिफ्लेशनरी पीरियड, जहाँ पे इक्विटी कमोडिटी दोनों साथ में चल रहे हैं. आई वुड एक्चुअली प्रेफर, in an Indian standpoint, I would prefer equity, because I don't have to look at what the commodity price is doing at 12 in the night. So peace of mind is a question you have to ask.
If you have a good options market, which in commodities we don't, now we have it for gold and silver, but we don't have it for most base metals, then it is more manageable क्योंकि आपका सिर्फ premium risk पे है and you can actually trade the options market without that risk. So even currencies are easier क्योंकि USD INR अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उसमें रातों रात मतलब ओवरनाइट मूव्स इतने ज्यादा नहीं होते हैं, कभी कभी गैप्स आ जाते हैं, but the tendency is smaller and the moves are smaller, and so currencies in the futures market are more manageable, जो कि इंडिया में at least fortunately till now 5 बजे बंद हो जाता है, so you don't have to look at USD INR कहाँ पे ट्रेड हो रहा है, but commodities well in the night, so that's a call to take because those people who get into commodities then become full-time commodity traders. right. No, so अगर किसी को फुल टाइम एक्टिवली दिन भर का ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, मे बी जब बड़े लेवल्स आएंगे उसी बड़े लेवल पे ही ट्रेड करके छोड़ देना है, एंड दैट कैन हैपन प्रॉब्ली ट्रेड ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक, उसके लिए अगर इस स्ट्रेटजी पे काम करे कि मैं सिर्फ कॉपर और हिंडाल्को ले लिया और इसी पे मैं कर रहा हूँ, अगर महीने में 4 ही ट्रेड आए तो मैं 4 ही ट्रेड करूंगा. Yeah, possible. Very interesting. बॉन्ड मार्केट पे आई वांट टू डिस्कस समथिंग विथ यू बिकॉज एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए बॉन्ड मार्केट को एक्सेस करने का एक ही तरीका है, वो है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, जो कि उतने लिक्विड नहीं है. तो अगर बॉन्ड मार्केट ट्रेड तो नहीं कर पाएंगे, बट बॉन्ड मार्केट का डायरेक्शन से जज करके किस तरह का एसेट पे एक व्यू बनाया जा सकता है? So I have shown the correlation between US equities and bonds, जो कि काफी strong है, and the reason it is strong maybe is that a lot of people actually have a book running on those two. I am not so sure whether the same is true for say a Nifty and the Indian 10-year GSEC, for example. So I'm just trying to plot. We'll look at it and see if whether we can actually see something. I do have a view though, which I'll mention. So what we see here again since 2004, and probably that's also our autumn phase, which I also discussed earlier, that during an autumn phase, both equities and bonds go in the same direction. Okay, so in the prior period, the two were going, like you have big drop in bond yields, equities were also flat. So this is the period where this is our economic summer. So summer के phase में inflation और interest rates 94, 95 तक इंडिया में बहुत हो गए थे. वहां से inflation started to come down, then slowly interest rates started to come down. और जहाँ पे interest rates their low point, you had the trigger for the stock market to really take off. Right. So that's what happened over the year. So this is where bonds went up and then eventually stocks went up. And then you had these periods of spikes in bond yields as and when inflation has gone up. So what they do, and this is very similar to what we see in the US, right? Ki, say into 2000, जो tech bubble था वहाँ पे rates, they started to cut rates, and then moment they cut rates to a point, economy starts to expand, and then they again start allowing rates to go up. So that's what we saw during the, and then you had another cut off, and then again rates have been dropped, and then again as the markets normal, rates moved up, and now once again rates have been cut quite aggressively. In fact, I should say they've been cut since 2013-14 quite aggressively. And it looks like they want to still do that into the second half of the year once the inflation data normalizes again. So we are now in an environment where you have falling bond yields, which means bond prices go up, and you also have rising equity prices. Now, can I really draw correlations in the short term between these two? I'm not so sure. I have not seen, like even here when I'm putting it, I can see bond yields falling continuously, but equities have gone up and down. So I'm not able to really correlate very, very strongly for our own market yet. It might have to do a bit with how well developed or deep our bond markets are, how much participation is there, how managers are shifting between bonds and equity. So, सही है, got it. I think इतने अच्छे से आपने सारे एसेट्स को रिलेट करके दिखाया और कहाँ रिलेशनशिप नहीं है आपने वो भी दिखा दिया है. तो आई थिंक दिस हैज बीन अ ग्रेट लर्निंग सेशन. दिस इज अ ये कभी खत्म नहीं हो सकता. आई मीन दिस टॉपिक इज सच दैट इट कैन टेक hours and hours and in fact days and weeks if we have to continue, but this was great session, Rohit sir, and you are going to take a webinar Hindi में elite wave आप सिखाएंगे.
and which is going to be, I think, first time someone is probably doing it. And that webinar is on 16th September. So thank you so much for taking that webinar. Maybe attend karunga, and I'm going to learn a lot from you. And you know, friends, Rohit has this website जो आपको definitely visit करनी चाहिए. इनके reports है, अगर हो सके तो आप subscribe करिए, because ये जो analysis है जो आपको macro perspective देगा, ये analysis आपको as a better long term sustainable trading career में help करेगा. रोहित सर, अगर आप अपना वेबसाइट एक बार खोल देंगे and just give us a review of that website. Sure. So You know, we in the in fact, meanwhile, yeah, in the meanwhile you are doing that, I just want to give a disclaimer that I have no commercial interest with Rohit sir's website. तो आपको जिसको जो अच्छा लगे आप देखिएगा. मुझे अच्छा लगता है जो सर काम कर रहे हैं. तो अगर आपको भी पसंद आए तो डेफिनेटली सब्सक्राइब टू the whatever services he has. yeah, Yes so sir, the please. website is indiacharts.com. We write articles. I write articles every day on multiple categories. Usually, anywhere between 10 and 15 posts are there. In short, on each of the items every day on Nifty and the weekly Nifty update. And I write a monthly strategy note, which is called the long short report. Now, while all of this is on the website, just 3 days ago, we've just launched our app, so people can simply download the India Charts app and access all this material there itself. That's how we do it. So the easiest way here is to just click on categories. Then you can see all the categories we work under. There are, of course, my YouTube videos and podcasts, which they can go over, or if people want education, they go to the educate part. And I've written around a dozen articles on some basic topics as well. Awesome, amazing. So I'm sure that a lot of my followers or my users, my friends will definitely like to follow you, would like to learn more from you. So I would like to thank you for this lovely interaction we had, and looking forward to hear more from you on 16th of September. Friends, I will give you the link of the webinar which he'll be taking on 16th of September. तो आप जरूर वो वेबिनार लीजिए, और हिंदी में एलिट वेव सीखने का एक अपना आनंद होगा. And Rohit was telling me कि हिंदी तो शुद्ध कैसे बोलूंगा, इंग्लिश तो बोलना ही पड़ेगा. But I must tell you that your Hindi is awesome. There was no reason for you to say. So I think 16th को हिंदी में आपसे एलिट वेव सीखेंगे और बहुत मजा आएगा. And really thank you for this lovely video. It's a great base builder for us to understand multiple assets. Now we will continue our learning from here, and we will also try to subscribe to one of your reports so that we keep on be there on the learning curve. Thank you. Thanks a lot. A pleasure. Thanks. Thank you, Rohit bhai. Thank you friends for being part of this video. I hope you liked it. I thoroughly enjoyed it. Keep watching us, keep following us, and make sure that you spread words to your friends and ask them to subscribe to our channel. All this is free work. और कहाँ मिलेगा और इतना अच्छा knowledge? Okay. Thank you. Bye bye. Thanks for your time and patience. Thank you, Rohit bhai. Thank you. Bye bye.